अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये देख लें कि इस टॉपिक के अंदर दो बातें बताई हुई हैं। एक तो उसने ये बताई हुई है कि इलास्टिक कोलिजन, और दूसरी बात बताई है वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी का ऐसा कोलिजन, दो या दो से ज्यादा बॉडीज है उनका ऐसा कोलिजन जिसमें उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रही है। काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो उसमें उनकी जाया नहीं हुई, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में रही है। वन डायमेंशन का मतलब ये है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। तो यहाँ पर आज आप शुरू से ही समझ लें कि जो भी हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे या जो भी हम कंक्लूजन्स निकालेंगे वो सब के सब सिर्फ किसके लिए होंगे। पहली बात तो वो कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए, और दूसरी बात वो एक सेम डायरेक्शन सेम डायमेंशन में होना चाहिए। तो जब हम कंसीडरेशंस करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ चीजें जो है ना वो कुछ शर्तें रखते हैं पहले कि हम कोलिजन जो है ना जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये चीजें होना जरूरी है। सबसे पहली शर्त तो हम ये रखते हैं कि वो जो बॉल्स जिनका आपस में कोलिजन करवाना है हमने वो नॉन रोटेटिंग हो, यानी कि वो रोटेट ना कर रही हो। ठीक है, इसका क्या मकसद है बेटा? देखिए, चूंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को रखना है कंजर्व, जब वो रोटेट करते हुए एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे की रोटेशन को डिस्टर्ब करेंगी, और जब वो एक दूसरे की रोटेशन को डिस्टर्ब करेंगी तो ये कोलिजन जो, चूंकि रोटेशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने ये शर्त रखी है कि वो बॉल्स जो है वो नॉन रोटेटिंग हो। और दूसरी बात है स्मूथ हो। स्मूथ का मतलब ये है कि वहां पे फ्रिक्शन जो है वो जीरो हो। ठीक है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगी तो काइनेटिक एनर्जी का जो कुछ हिस्सा है वो फ्रिक्शन में भी जाया होगा, जबकि हम पढ़े इलास्टिक कोलिजन, तो इसका मतलब कि बॉल्स का स्मूथ होना जरूरी है। तीसरी जो मेन शर्त रखी है वो ये रखी है कि बॉल्स का स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है। अब ये क्या है? अब ये जो वन डायमेंशन वाली शर्त है इसको पूरा करने के लिए हमने कहा कि वो स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है। जैसे लेट्स से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये बॉल इस तरफ जा रही है एंड देन दूसरी बॉल आके इस तरह आके टकराती है, स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है ना। तो जब ये आके टकराएगी तो ये अपनी डायमेंशन चेंज कर लेगी। जो बॉल है ये अपनी जो एक डायमेंशन है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए दोनों बॉल्स का सेम लाइन पे होना जरूरी है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर होना जरूरी है, ताकि वो एक ही डायमेंशन रहे। बाकी चले हम डेरिवेशन से पहले कुछ जो है वो कंसिडरेशंस कर लेते हैं। तो हमने कहा कि दो बॉल्स हैं जिनके मैसेज m1 m2 हैं, और उनकी इनिशियल वेलोसिटीज जो मैंने कंसीडर किया है वो v1 और v2 की हैं। एग्जैक्टली जब वो कोलाइड किए, कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हुई हैं, और अब जो उनकी वेलोसिटीज मैंने यहाँ पर एज्यूम की हुई हैं वो v1 डैश और v2 डैश एज्यूम की हुई हैं। अब यहाँ पर मैंने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो मैंने मोमेंटम फाइंड करना, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है किसी भी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी पे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है, और किसी भी बॉडी का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो अगर मैं इसका मोमेंटम फाइंड करूं तो मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, तो इसका मोमेंटम बनेगा m1v1। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मोमेंटम बन जाएगा m2v2। ठीक है, एग्जैक्टली इसकी बात करूं तो इसका मोमेंटम बन जाएगा m1v1 डैश, और इसका बन जाएगा m2v2 डैश। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि जितना मोमेंटम पहले होगा उतना ही बाद में रहेगा, यानी कि इन दोनों बॉल्स का मैं मोमेंटम जमा कर लूंगा, वो मेरे पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले, और इन दोनों बॉल्स का यानी कि जो आफ्टर कोलिजन है इन दोनों बॉल्स का मोमेंटम मैं जमा करूंगा। बॉल्स वही है बट उनकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है, तो ये आ जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है जितना पहले था उतना ही बाद में होगा, यानी कि m1v1 प्लस m2v2, यानी कि जो इन दोनों का मोमेंटम इसको मैंने जमा किया ये बराबर आ जाएगा इन दोनों के मोमेंटम को जमा करके। ठीक है, तो वो आ जाएगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब मैं क्या करूंगा, मैं m वाली टर्म्स एक तरफ कर लूंगा और m2 वाली एक तरफ कर लूंगा। अब ये m1v1 डैश इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, m2v2 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा m1v1 जो कि ऑलरेडी इधर था और ये इधर आके हो गया माइनस। एग्जैक्टली m2v2 डैश ऑलरेडी इधर था तो ये इधर आके हो गया माइनस m2v2। अब यहां से मैं m1 निकाल लूंगा कॉमन, यहां पे बच गया v1 माइनस v1 डैश, और यहां से मैं निकालूंगा m2 को कॉमन, और ये बच गया v2 डैश माइनस v2। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है जो कि आगे डेरिवेशन में काम आएगी, तो मैं इसको जरा मेंशन कर देता हूं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि चूंकि जो हम कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं वो इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका मतलब कि पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही बाद में होगी, यानी कि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज को अगर मैं जमा करता हूं और इन दोनों की जमा करता हूं तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगी।
तो एग्जैक्टली मैं इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज पहले लिखता हूं। तो इन दोनों की यानी कि जो बिफोर कोलिजन है वो V1 और V2 के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगी जो कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जीज है उनके। जैसे लेट्स से 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर। ओके, तो अब यहां पर मैंने जो ऊपर स्टेप किया ना एग्जैक्टली वही स्टेप मैं नीचे दोहराऊंगा। मैं m वाली टर्म्स को अलग कर लूंगा और m2 वाली टर्म्स को अलग कर लूंगा। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर जो कि पहले ही इधर है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर एग्जैक्टली 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर जो कि ऑलरेडी इधर है, और ये इधर आके माइनस हुआ है 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब यहां से जो चीज कॉमन आ रही है वो देखिए 1/2 m1 इनमें से कॉमन आ रहा है, 1/2 m2 इनमें से कॉमन है, तो 1/2 m1 में इधर से कॉमन निकाल लेता हूं 1/2 m1। तो ये मेरे पास बन जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा 1/2 m2 मेरे पास कॉमन आ गया। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब यहां पर हम एक और मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है जहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हम उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। उन टर्म्स को एक दफा प्लस करके और एक दफा माइनस करके हम लिख सकते हैं। तो मैं वो अप्लाई करता हूं। अच्छा, वो अप्लाई करने से पहले मैं एक काम करूंगा 1/2 दोनों तरफ है तो मैं इसको कट कर दूंगा। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m1, अब इसको मैं एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख लूंगा, यानी कि v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश एग्जैक्टली इसी तरह यहां पर मेरे पास m2 है और ये दो टर्म्स को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, जैसे कि v2 डैश प्लस v2 इंटू v2 डैश माइनस v2, और ये मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी और इसको मैं कह दूंगा, नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब फर्दर डेरिवेशन के लिए मैंने करना है क्या, मैंने इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करना है और डिवाइड करके मैंने एक रिलेशन बनाना है और इस रिलेशन को मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। तो एक्चुअली मतलब कि पर्पसली मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो है ना डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। डिवाइड करने का मेथड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो इसकी पहले मैं जो है वो क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाए m1 और फिर आ जाना है v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश, और बाद में फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं जो कि ये मेरे पास इतनी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आ जानी है m1 इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखता हूं इसकी, तो मेरे पास आ जानी है m2 v2 डैश माइनस v2 और एक मरतबा प्लस में v2 डैश प्लस v2 एग्जैक्टली इसकी जो है राइट हैंड साइड मेरे पास आ जानी है m2 और ये मेरे पास आ जानी है v2 डैश माइनस v2। अब चूंकि मैं डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ टर्म्स यहाँ पे कट रही हैं, कैंसिल आउट हो, जैसे m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया, ये जो माइनस वाला था हिस्सा था ये वाला कट गया, इसका भी माइनस वाला हिस्सा कट गया, और पीछे जो टर्म्स बचती है मेरे पास वो ये बचती है, यहाँ से बचती है v1 प्लस v1 डैश और ये इक्वल आ जानी है v2 डैश प्लस v2। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इनिशियल वेलोसिटीज जो है ना वो एक तरफ कर लूंगा, फाइनल वेलोसिटीज एक तरफ कर लूंगा। जैसा कि ये डैश वाली जो है ये फाइनल वेलोसिटीज और जो सिंपल है वो इनिशियल वेलोसिटीज है। तो v2 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा और v1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश, ये इधर आके माइनस हो गया और वो इधर आके माइनस हो गया। अच्छा, उसके बाद ना अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप और करूंगा। एक्चुअली मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2 एज इट इज, इस हिस्से से मैं नेगेटिव यानी कि माइनस का साइन कॉमन लूंगा। अब आपको पता है जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन से माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का था v1 डैश, तो v1 डैश हो गया प्लस, और v2 डैश प्लस का था, v2 डैश हो गया माइनस का। तो ये बेटा हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। अब इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के एतबार से, दूसरे के हिसाब से, जैसे लेट्स से मैं m1 की रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू m2, तो वो मतलब कि m2 के हिसाब से जो उसकी वेलोसिटी है वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी।
अब रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं? अब देखें मेरी बात सुने, अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका मेथड और है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं उसका मेथड और है। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उनकी वेलोसिटीज को माइनस करके। जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना तो रिलेटिव वेलोसिटीज माइनस होती हैं। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। लेट्स से जब आप जा रहे होते हैं किसी हाईवे पे, तो लेट्स से कि आप इस तरह जा रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, तो आप काफी ज्यादा स्पीड पे होते हैं। मतलब लेट्स से कि ये जो आगे वाला व्हीकल है ये 110 किलोमीटर पे चल रहा है और आप 120 किलोमीटर पे चल रहे हैं, तो आप काफी ज्यादा स्पीड पे इस वक्त, लेकिन फिर भी आप कैसे स्लोली उसको जो है ना वो क्रॉस करते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो उसके मुताबिक सिर्फ 10 है। यानी कि अगर उसकी 110 है और आपकी 120 है तो सिर्फ उसके मुताबिक 10 है, तो आप उसके मुताबिक सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं। एग्जैक्टली जब कोई भी चीज ऑपोजिट मूव कर रही होती है तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। जैसे लेट्स से आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आप एक रोड की इस तरफ से आ रहे हैं और आप 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं और वहां से कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत स्लो चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो आपके करीब से गुजरता है वो बहुत तेज से गुजर के जाता है। आपको ऐसा फील होता है पता नहीं वो कितनी स्पीड पे होगा, वो स्पीड पे नहीं होता, आपकी उसके मुताबिक रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। बेशक वो 20 किलोमीटर पर आवर पे आ रहा था, लेकिन चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से आपकी 100 उसकी 20, तो रिलेटिव वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर बन गई। सो इन दैट के साथ क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकाल लेंगे? m1 विद रिस्पेक्ट टू m2 बिफोर कोलिजन बनेगी v1 माइनस v2, जो कि हमारे पास यहां पर है। ठीक है, एग्जैक्टली यहां पर फिर हम बात करते हैं कि v1 डैश माइनस v2 डैश, जो कि हमारे पास यहाँ पे आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे हमारे पास एक और रिलेशन जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो आ जाता है कि जब हम बात करते हैं कि कोई भी इलास्टिक कोलिजन है इन वन डायमेंशन तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं वो भी सेम रहती हैं, वो भी चेंज नहीं होती, हाँ रिवर्स हो जाती हैं। मतलब सपोज दैट कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आपस में 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, लेट्स से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि ये 5 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है। इसकी स्पीड ज्यादा ही होती है तभी तो आगे इसका कोलाइड करता है। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 3 मीटर पर सेकंड होगी। लेट्स से आफ्टर कोलिजन ये 2 मीटर पर सेकंड पे आ गया। ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो इन दैट केस इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। अब रिलेटिव निकालें, 2 माइनस 5 आ जाएगी -3 मीटर पर सेकंड। तो देखिए पहले भी 3 थी बाद में भी 3 थी, बट वो रिवर्स हो गई, यानी कि पहले +3 मीटर पर सेकंड थी बाद में -3 मीटर पर सेकंड हो गई। सो इन दैट केस हम ये बात कहते हैं कि जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटीज है उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहती है, डायरेक्शन ऑब्वियसली ऑपोजिट हो जाती है। तो जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन है, यानी कि वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, बात याद रखनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब जब वो आके टकराया था, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में टकराने के बाद जब वो अलग अलग हुए थे। टकराते वक्त और टकराने के बाद, यानी कि जो टकराते वक्त रिलेटिव वेलोसिटी थी वही टकराने के बाद है, मैग्नीट्यूड्स उनके बराबर हैं। अगर वैसे हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो वो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन बना रहे होते हैं, जो कि हम कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटीज रिवर्स होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटीज, यानी कि v1 डैश की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, v2 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले मैं v1 डैश की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। अब ये v1 डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे कुछ प्रीवियस इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी जो कि हम पिछले डेरिवेशन में पढ़ के आए हैं, मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी दी है। तो ये वाली इक्वेशन को हम यूज करते हुए v2 डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, चूंकि मैंने v1 डैश को डिटरमाइन करना है तो मैं v2 डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। एग्जैक्टली जब मैंने v2 डैश को डिटरमाइन करना होगा तो मैं v1 डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करना है, सिंपली v2 डैश की वैल्यू वहां से निकाल लेनी है। ये देखिए ये v1 डैश इधर जो माइनस का ये इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर मेरे पास जो है ना ये एक प्रॉपर वैल्यू बन जाएगी v2 डैश की। अब ये जितनी भी वैल्यू बनी है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पर देखिए कि ये जो v2 डैश मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू जो है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। और एग्जैक्टली देखिए कि सारी इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी है, सिर्फ v2 डैश की जगह उसकी जो वैल्यू थी वो लिख दी है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा। अंदर ब्रैकेट्स को पहले ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस 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 2 हो गया और बाकी टर्म्स मेरे पास एज इट इज ऐसे ही रहेंगी। अब मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, इधर मैंने m1 से मल्टीप्लाई कर देना है, इधर मैंने m2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे। नेक्स्ट स्टेप में आप याद रखें, जब आपने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए हैं आपने v1 डैश को इक्वेशन की एक तरफ ले आना है, क्योंकि हमने v1 डैश को डिटरमाइन करना है। जितनी भी टर्म्स होंगी v1 डैश की, यहां पर मुझे 2 टर्म्स नजर आ रही है, इनको इक्वेशन की एक तरफ ले आना है। ठीक है,
उसके अलावा दूसरी तरफ आपने V1 की टर्म्स को अलग कर लेना, V2 की टर्म्स को अलग कर लेना, ताकि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट जो है ना वो एक शेप में हमारे पास फॉर्मूला आ सके। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो यहाँ पर था ये माइनस का था, इसको उठा के मैं M2 V1 डैश वाली जगह पे लेके आऊं, यानी कि M2 V1 डैश के साथ इसको ले आया हूं, तो ये उधर जाकर क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली अब यहां पर देखेंगे M1 V1 ऑलरेडी मौजूद था, ये दो टर्म्स जो है ना इनको उठाकर मैं इधर ले आऊं, ये वाला प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, और ये वाला माइनस था तो इधर आकर ये प्लस हो गया। तो उसके बाद हम फिर इसको लाइक इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इन दो टर्म्स के अंदर मेरे पास V1 डैश जो है ना वो कॉमन आ रहा है, सो इन दैट केस M1 प्लस M2 जो है वो मेरे पास बचता है, इधर से M1 और इधर से M2। अब यहाँ पर इन दो टर्म्स के अंदर देखेंगे मेरे पास V1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से M1 बच गया, यहाँ से M2, M1 माइनस M2 मेरे पास आ गया, और यहाँ पर 2M2 ऐसे एक ही टर्म है तो इसमें से कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड, और जब इधर आके डिवाइड होगा तो ये देखें अब ये मेरे पास दो डिफरेंट टर्म्स है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, मैं इसके साथ अलग लिख लूंगा उसके साथ अलग लिखूंगा, और ये मेरे पास एक फाइनल फॉर्मूला आ गया फॉर V1 डैश। ओके स्टूडेंट्स, देन इन अ सिमिलर वे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम जो है ना वो क्या कहते हैं, अब V2 को जो है ना वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि हम अब V2 का जो फॉर्मूला है वो बनाएंगे। सो इन दैट केस बेटे अब हमने करना क्या है, पहले हमने V1 डैश फाइंड करना था। ठीक है, तो उसके लिए हमने V2 डैश की वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट किया था, अब हमने फाइंड करना V2 डैश, तो अब मैं V1 डैश की वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो इस इक्वेशन से मैंने इसको दोबारा रीअरेंज करके V1 डैश की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर ली है। ठीक है, अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा V1 डैश की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो V1 डैश है उसकी जगह पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, और फिर उसके बाद मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। अब देखें यहाँ पर जो है ना वो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। अब आपको पता है कि नेगेटिव साइन है तो अंदर वाली हर टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, फिर सिंपली वही सारे स्टेप्स है कि मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास V2 डैश की टर्म्स है इनको एक साइड में अलग कर लूंगा, V2 की टर्म्स अलग कर लूंगा, V1 की अलग कर लूंगा। ठीक है, बाद में यहां से मैंने V2 कॉमन निकाल लिया और यहां से V1 को कॉमन निकाल लिया, एग्जैक्टली वही स्टेप्स सारे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन चूंकि अब जाहिर बात है कि वो वेलोसिटी डिफरेंट है तो फॉर्मूला भी डिफरेंट ही होगा। अब M1 प्लस M2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, और इनिशियली मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, देन मैं V1 और V2 के साथ सेपरेट सेपरेट टर्म्स के अंदर जो है उसको लिख दूंगा। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द V2 डैश। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ स्पेशल केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। तो सबसे पहला केस ये है कि दो बॉल्स आपस में टकरा रही हैं लेकिन दोनों के मैसेज आपस में बराबर हैं। ठीक है, सो इन दैट केस हम देखते हैं कि वेलोसिटीज पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम V1 डैश जो है ये फाइंड करते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ M1। तो जब हम ये फाइंड करते हैं तो हम जब ये अप्लाई करते हैं कि M1 M2 के बराबर है तो इसको मैं जनरली M कह दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबकी जगह M लिख दूंगा, यानी कि M1 की जगह भी M लिख दिया, M2 की जगह भी M लिख दिया। तो आप देखिए जब यहाँ पर मैंने लिखा तो ये सारे का सारा जो फैक्टर है, चूंकि ये M माइनस M है तो ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो रहा है। अब यहाँ पर 2m है, m प्लस m, ये जो 2m ऊपर आ जाएगा 2m नीचे आ जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे और पीछे बच जाएगा V2, यानी कि जो V1 डैश है वो V2 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि जब V2 डैश का मैंने फॉर्मूला लिखा इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये वाला सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। जब ये वाला फैक्टर 0 होगा तो यहाँ पर ये 2m नीचे m प्लस m, ये भी 2m है, ये आपस में कट जाएंगे, तो जो V2 डैश है वो V1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि देखें कि V1 डैश V2 के बराबर आ गया, यानी कि जो M1 की फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M2 के बराबर आ गई है, और जो M2 की फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ M1 के बराबर आ गई है। यानी कि उन्होंने क्या किया, अपनी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज कर ली हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दो मैसेज हैं, दोनों आइडेंटिकल मैसेज आपस में टकराते हैं। M1 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था इनिशियली और M2 जो 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था। तो टकराने के बाद अगर दोनों के मैसेज बराबर है तो M1 जो है ठीक है वो 5 पे आ जाएगा और जो M2 है वो 10 मीटर पर सेकंड पे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सेकंड केस है उसमें क्या है कि M1 M2 के बराबर है, लेकिन जो V2 है वो रेस्ट पे, जो M2 है ना वो रेस्ट पे, उसकी जो वेलोसिटी है V2 वो 0 है। ठीक है, सो इन दैट केस जब हम करते हैं तो ये वाला फैक्टर तो हमारा वैसे ही सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि V2 0 है तो 0 मल्टीप्लाई करके सारे फैक्टर को 0 कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पर भी ये भी m है और ये भी m है, तो m से m माइनस हो गया तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि जो v1 डैश है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद v2 डैश की बात करते हैं तो चूंकि ये तो सारा हो जाएगा हमारा 0 क्योंकि v2 0 है। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर भी 2m बन जाएगा और नीचे भी m प्लस m 2m बन जाएगा, 2m से कट हो जाएगा और पीछे जो है ना v2 डैश इज इक्वल टू v1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये चीज देखें कि जो हमारे पास m1 पहले मूव कर रहा था, जब वो टकराया आगे नेट से कि ये रेस्ट पे था और ये इस तरह आके इसके साथ टकराता है, तो दोनों का अगर मैसेज बराबर तो टकराता है तो ये मूव करना शुरू कर देगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा, लाइक दैट कुछ इस तरह करके होगा, ठीक है। तो ये कोलिजन कुछ इस तरह करके होता है कि ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये मूव करना शुरू हो जाएगा और ये कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, जितनी वेलोसिटी से ये कर रहा है। अगर वैसे मैं आपको कहूँ तो ये वही वाले केस से सिमिलर है कि जिसमें उन्होंने वेलोसिटी एक्सचेंज की थी, इसकी वेलोसिटी 0 थी तो बाद में इसकी 0 हो गई, इसकी v1 थी तो बाद में इसकी v1 होगी, ठीक है। तो ये भी तकरीबन वही केस है, लेकिन ये स्पेशल केस इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर v2 स्पेसिफिकली 0 थी, पिछले केस में v2 0 नहीं थी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में है क्या कि एक बहुत छोटा मैस है, बहुत लाइटर मैस है और वो m2 के साथ जाकर टकराता है जो कि बहुत हैवी मैस है, यानी कि जो m2 है वो रेस्ट पे और वो बहुत बड़ा है m1 के मुकाबले में। अब चूंकि m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1 तो हम यहाँ पे m1 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि उसका मैस m2 के सामने बिल्कुल नेग्लिजिबल है और जो v2 है वो 0 है। तो v1 डैश हम फाइंड करते हैं तो ये सारा तो हो गया 0 क्योंकि v2 0 थी, ठीक है। अब v1 की बात करते हैं, ये वाले m1 जो है ये हो गया 0, अब यहाँ से बचा माइनस m2, यहाँ से बचा प्लस m2, ठीक है। अब ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो माइनस v1 आ जाएगा, यानी कि जो v1 डैश है वो माइनस v1। तो इसका मतलब ये है कि ये टकराकर ऐसे जितनी स्पीड से गई थी उतनी स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। चलिए अब v2 डैश की बात कर लेते हैं। तो v2 डैश में ये सारा फैक्टर तो 0 है क्योंकि वो क्या कहते हैं कि v2 0 थी, ठीक है। उसके बाद v1 की बात करते हैं, अब चूंकि m1 0 है, ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर 0 है, जगह इसका न्यूमरेटर 0 तो ओवरऑल वैल्यू भी 0, तो ये भी 0 होगी। तो v2 जो है वो पहले भी मतलब कि 0 थी, तो ये जो v2 डैश है वो भी क्या है, 0 है। यानी कि जब कोई भी मतलब कि कोई बहुत हैवी बॉडी है उसके साथ कोई लाइटर बॉडी जाके टकराती है, सो इन दैट केस क्या होता है कि वो अगर वो परफेक्टली इलास्टिक खुली है तो उतनी स्पीड से वापस आ जाएगी, जबकि जो हैवी बॉडी है वो रेस्ट पर ही रहेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप एक बॉल लेते हैं, टेनिस बॉल, और उसको दीवार में मारते हैं तो वो वापस आ जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। ये चलो हम कहते हैं कि कोई बॉडी, दीवार भी एक बॉडी है, लेकिन चलो हम बात कर लेते हैं कि कोई मतलब कि मैस है, कोई चीज है, कार है या कोई ट्रक है, कोई बड़ी बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने मारा तो अब उससे वो क्या होगा कि वो कार मूव नहीं करेगी या ट्रक मूव नहीं करेगा, हाँ, लेकिन जो बॉल है वो उसी स्पीड से बाउंस बैक कर जाती है इन अ केस के अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट केस इस तरह है कि जो अब m1 बहुत बड़ा है और m2 रेस्ट पे है, m1 बहुत बड़ा मैस है, ठीक है, और वो आगे टकराता है m2 के साथ। सो इन दैट केस आप देखते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पर मैं कहूँगा m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2, यानी कि उसके मुकाबले में उल्टा हो गया है, v2 जो है वो 0 ही होगा और अब मैं m2 को अप्रोक्सीमेटली 0 रखूंगा क्योंकि वो नेग्लिजिबल वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अब m2 ये वाली तो सारी टर्म 0 होगी, ठीक है। अब ये m2 ये 0 हो गई, यहाँ से m1 बचा तो v1 डैश जो है v1 के बराबर आ गई, यानी कि जो m1 की वेलोसिटी पहले थी जो बाद में थी वो बराबर नहीं होगी, ठीक है। अब v2 डैश यानी कि m2 की वेलोसिटी देख लेते हैं, तो ये तो सारी टर्म होगी 0, ठीक है। अब यहाँ पर m2 हो गया 0, m1 बचे जो कि आपस में कट गए यहाँ पे और ये यहाँ पे कट गए, तो यहाँ से बचा 2, तो ये 2v1 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कोलिजन के बाद जो m1 है उसकी वेलोसिटी तो सेम रहेगी, लेकिन जो m2 है जो कि रेस्ट पे था इनिशियली, ठीक है, वो m1 के मुकाबले में डबल वेलोसिटी पे जाएगा। यानी सब हम कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन से ना टॉपिक रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि दो बॉल्स की वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और वो जा रही है आपस में कोलाइड करती है। कोलाइड करने के बाद जो m1 है पहली बॉल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम पहले देखें ना तो ये 7 और 4 है, अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालें वो 3 मीटर पर सेकंड आएगी, तो इनकी बाद में जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो उनकी उसके नेगेटिव होती है, रिवर्स होती है, तो वो -3 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अब देखिए मेरी बात सुने, m1 की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो अगर m2 की 8 मीटर पर सेकंड होगी, सो इन दैट केस यानी कि 5 मीटर पर सेकंड है और m2 की 8 मीटर पर सेकंड होगी, सो इन दैट केस हमारे पास आंसर जो है वो -3 मीटर पर सेकंड आता है। तो इसका मतलब मेरा जो एग्जैक्ट आंसर है वो 8 मीटर पर सेकंड होगा। अगर ये लॉजिक नहीं समझ आता तो मैंने वो फॉर्मूला से भी कैलकुलेशन की हुई है, वो भी देख सकते हैं।
क्वेश्चन में ना वो कह रहा है कि एक ट्रक जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड पर, वो एक्सीडेंटली एक बाइसिकल से हिट किया है जो कि रेस्ट पे थी, ठीक है। अब देखें कि ये कोलिजन है और यहाँ पर आप जरा अगर सोचें, रिवाइंड करें टॉपिक को, तो ये वो बन रहा है कि एक मैसिव बॉडी थी जो कि एक लाइटर बॉडी के साथ जो है ना वो कोलाइड कर रही थी, क्योंकि बाइसिकल का जो मैस है वो फ्यू किलोग्राम्स के अंदर होता है, यानी कि 30-40 किलोग्राम्स, और जो ट्रक है इसका मैस थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स के अंदर होता है। तो इसका मतलब है कि मैसिव बॉडी जो लाइटर बॉडी के साथ जो है ना वो टकरा रही है। तो वो कह रहा है कि टकराने के बाद बाइसिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो इसके अंदर आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास लाइटर बॉडी होती है वो जो मतलब कि हैवी बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव करे उसे डबल वेलोसिटी से वो आगे को जाता है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास बाइसिकल है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 20 मीटर पर सेकंड होगी। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि कोलिजन के बाद ट्रक की वेलोसिटी क्या है, तो वो उतनी ही रहनी थी, यानी कि पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड ही रहनी थी। लेकिन बाइसिकल चूंकि लाइटर बॉडी थी तो वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो दैट इज 20 मीटर पर सेकंड।